शाहज़े साहबा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फौजी ठिकानों पर मुसलसल 7 घंटे तवील हमलों के बाद अब उनके बिजली घरों और पुलों जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी है। आपके ख्याल में क्या ट्रंप का ये इंतहाई सख्त फौजी दबाव ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होगा, या जंग जो है वो मज़ीद फैलेगी? और जिस तरह से ईरान भी धमकियाँ दे रहा है, दोनों तरफ से धमकियों की भरमार है, कोई मुज़ाकरात की लग रहा है कोई बात हो सकती है, कोई चांस बन सकता है? ईरान ऑलरेडी मुज़ाकरात के लिए तो बिल्कुल तैयार है। एमओयू क्या है, मुज़ाकरात ही हैं। ईरान ने उसके लिए हामी भी भरी हुई है और अमेरिका ने उस पे साइन भी किए हुए हैं, और मुज़ाकरात करने हैं तो बैठ जाएं। लेकिन मुज़ाकरात अमेरिका करना नहीं चाहता है, और मुज़ाकरात करने से पहले इस तरह की बम्बार्डमेंट जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ तक ये धमकियाँ हैं कि आपकी हम बिजली घरों पे और आपके पुलों पे हम हमले करेंगे, ऑलरेडी वो उनके रेलवे ट्रैक्स वगैरह पे तो हमले कर चुके हैं, उनके स्कूल्स पे हमले कर चुके हैं, इवन पार्क्स पे हमले कर चुके हैं, पुलिस स्टेशन पे, हॉस्पिटल पे। तो वो हमले करने का डेटा तो ज़ाहिर है इजराइल से आता है, और उसने ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, जो कि स्टार्ट ही जो है वो सिविलियन से होता है प्रेशराइज करने के लिए। उसकी डॉक्ट्राइन ही ये है। वो एक अजीब भयानक कहानी है कि किसी जंगी असूल की पासदारी नहीं है, कोई जिनेवा कन्वेंशन की बात नहीं हो रही, कोई जंग का जो असूल होता है उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और अब रिसेंटली जो है वो 7-8 घंटे शदीद बम्बार्डमेंट है। तो शदीद बम्बार्डमेंट का मतलब होता है टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर ये करवा रहे हैं ईरानियों से, जिनके पास इस्लाम का सेक्रीफाइस का जो है कॉन्सेप्ट है, फिर उनके पास ईरानी सिविलाइजेशनल प्राइड है और नेशनलिज्म भी है। तो नेशनलिज्म और सिविलाइजेशनल प्राइड और रिलीजियस सेक्रीफिशियल जो उनकी एक चीज़ है उनके अंदर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वो सरेंडर नहीं करेंगे। अब वो सरेंडर नहीं करेंगे, और अमेरिका जो है उसको कोई निगोशिएटेड सोल्यूशन चाहिए नहीं, उसको टोटल और कंप्लीट सरेंडर चाहिए। और टोटल और कंप्लीट सरेंडर में नुकसान बहरहाल अमेरिका का तो नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है ईरान का, जानी भी, माली भी, और पूरा खित्ता जो है वो आग की लपेट में है। तो इसमें हमारी तवक्को जो है वो भी फिर ईरान से ही है कि ट्रंप और उसके हमले तो एक तरफ, वो शायद ये रीजन इकट्ठा मिलकर वो हमले रुकवा सके, और रुकवाने की कोशिश भी कर रहा है, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी था, और हमले रुके भी इसी वजह से थे। अगर ईरान जो है वो अपना नैरेटिव और रेटोरिक जो है वो इतना जो है वो इंतकाम और जंग पे मबनी जो है वो ना बनाए, क्योंकि उसके अंदर भी हार्ड लाइनर मौजूद हैं जो अपना एक हार्ड लाइनर स्टांस लेते हैं। मुस्तफा खामनाई का जो बयान है कि हम इंतकाम लेंगे, वो बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट हुआ है। वैसे उसके ऊपर बाकायदा ट्रंप जो है उसके कत्ल के मंसूबे बनाकर ये रूमर्स फैलाई जा रही हैं कि ईरानी ट्रंप को कत्ल करना चाहते हैं। तो शाहज़े साहबा, इसी नुक्ते को लेकर अगर आगे चलें तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन एकदम चेंज हुई है, जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के मौके पर हमने देखा कि जो नारे लगाए गए ट्रंप के कत्ल के हवाले से, जो मुतालबा किया गया, और फिर जो मुश्तबा खामनाई का बयान है, आपको लगता है कि इसके बाद जो ट्रंप है उनका माइंड चेंज हुआ? और पहले जो वो दावे करते थे कि ईरान के साथ, ईरान के अवाम के साथ हमारा मसला नहीं है, लीडरशिप के साथ हमारे इश्यूज हैं, तो अब चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं। ये नारे सुन के कि ईरानी अवाम तो मुत्तहिद हो गई है, तो ट्रंप मायूस भी हैं, तो चाहते हैं कि ईरानी अवाम अब सफ़र करे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब अब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली घर है, पुल है, हम उनको तबाह करें। हाँ, उसके ट्रंप के पैनिक में थोड़ा सा इसने एड ऑन तो किया है कि ये जो इतना हजूम इकट्ठा हो गया है, क्योंकि उनके पास जो डेटा था वो एंडोमेंट फंड ऑफ डेमोक्रेसी एक थिंक टैंक है, उन्होंने फ्राहम किया था, जिसमें सिर्फ 30% लोग जो हैं वो करंट रेजीम के साथ थे या उनके हक में थे। तो ये इतनी मखलूक खुदा जब उन्होंने बाहर सड़कों पे देखी तो उनको अपना पूरा पैराडाइम जो है वो बिल्कुल शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया कि मुझे इंटेल जो है वो गलत प्रोवाइड की गई, और बी ये जो है रिजीम चेंज वाली बात तो नहीं है। इतनी पॉपुलेशन पे रिजीम चेंज करके हम कुछ भी कर देंगे, ये तो एक नया रेवोल्यूशन ले आएंगे, और ये रेवोल्यूशन भी है। तो ये पैनिक में इसने ऐड तो किया है, मगर उस पैनिक के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप ने हमलों का फैसला इसलिए किया। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अमेरिका ने हमले करने ही करने हैं। अमेरिका को ईरान इस हालत में नहीं चाहिए, और ये बड़े दुख की बात है कि उनको एक सॉवरन ईरान नहीं चाहिए, और यही कोशिश पाकिस्तान कर रहा था। बात सिर्फ ये थी कि ईरान थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना कर ले। ये नहीं है कि वो हक पे नहीं है या वो से चुप कर जाना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही।
गल्फ के कंट्रीज उसके साथ हैं। बाकायदा जो उनके पैसे जो $12 बिलियन हैं वो बाकायदा आपस में बांट कर वापस करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मौजूद है, रशिया और चाइना मौजूद हैं अपनी मिलिट्री सपोर्ट के साथ। इसके अलावा जो है पाकिस्तान हर हाल में उनके साथ मौजूद है। लेकिन हमारे लिए बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी कि जैसे ही अमेरिका एक नाजायज किस्म का हमला जो है वो ईरान पे करेगा तो ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले गल्फ कंट्रीज पे करना शुरू कर देगा। पहली दफा के हमलों के बाद हमारे पास भी कोई लॉजिक थी, हम भी ये समझ रहे थे कि अब ईरान बेचारा क्या करे, लेकिन ईरान कंटिन्यू ये नहीं कर सकता। आखिर वो भी सॉवरन कंट्रीज हैं, तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आप पर अटैक जो है वो। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त फरमारी हैं शाहज़ा साहिबा आप। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर हम देखें, अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी बंदरगाहों की सख्त नाकाबंदी शुरू करके 2 तिजारती जहाज़ों को वापस भेज दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दे दी है कि वो अपने उर्मस के साथ दीगर बहरी रास्ते भी बंद कर देंगे। तो अगर ये तिजारती रास्ते ब्लॉक होते हैं तो आपको क्या लगता है अब यूरोप भी इस जंग में कूद पड़ेगा? देखिए, जंग में कूद पड़ने की जब हम बात करते हैं तो मिलिटरीली किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, पूरा नेटो इकट्ठा हो जाए तो कितनी फौज वो ले आएंगे और उनके पास क्या है जंग के अंदर कूद पड़ने के लिए। जो रफ एस्टिमेट दे रहे हैं दिफाई तजज़ियाकार, वो कह रहे हैं जी 1.5 लाख ग्राउंड फोर्सेस चाहिए, 1.5 लाख पर्सनल चाहिए अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन करनी है। और ये 3-4 आइलैंड जो हैं जो खासतौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब हैं, इन पे अगर आपने कब्जा करना है, फिर आपको उसके बाद सोचना है कि आपने कब्जा सिर्फ कर नहीं लेना, उसे मेंटेन करना है, सप्लाई सारा कुछ जो है उन लोगों को बचाना है। तो ये सिर्फ कह देना कि कौन इसमें कूद पड़ेगा कौन नहीं, ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन एरियल बम्बार्डमेंट तो बहरहाल जारी रहेगी। वो तो इस सदी का एक ऐसा कर्स है कि एक ऐसा हथियार है जो हमारे पास है और वो जारी रहेगा। अब उस एरियल बम्बार्डमेंट से ईरान के पास जो रिटेलिएट करने का हक है वो कहाँ एक्सरसाइज करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ चला जाएगा जहाँ तक उनके मिसाइल की रेंज है, डिएगो गार्सिया, या इजराइल की तरफ जाएगा? अभी तक उन्होंने इजराइल पे जो है वो रिटेलिएटरी अटैक नहीं किए। या फिर उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं और वो फिर पहुंच जाएंगे अमेरिका। तो मेरा ख्याल है ये जंग फिर अमेरिका और ईरान की इकट्ठी होनी चाहिए। पूरा रीजन जो है, या फिर ईरान और अमेरिका को रीजन की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि खास तौर पे ईरान को सुननी चाहिए क्योंकि रीजन उसकी वजह से सफर कर रहा है। ये सिलसिला लंबे अरसे नहीं चल सकता कि आप मेरे घर पे हमला करें और मैं जो हूँ आपके कोई रिश्तेदार या कजन मेरे पड़ोस में रहते हूँ, मैं उनके ऊपर शुरू कर दूँ हमला। एक दफा तो ठीक है, 2 दफा तो ठीक है, झगड़ा अगर मेरा आपका है तो हमें आमने सामने आना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का ये कसूर नहीं है कि उनकी बेसिस वहाँ पे हैं, उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए। रातों रात चीजें लपेटी नहीं जा सकती हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चली जाती हैं। आपके 20-20, 30-30 साल के मंसूबे होते हैं, वो लिखे हुए होते हैं, रेटिफाई होते हैं। वो कैसे कहें कि रातों रात अपना ट्रक का सामान लोड करें और यहाँ से भाग जाएं? बिल्कुल शाज़िया साहिबा, आप सही कह रही हैं कि चले आगाज में किसी हद तक तो ठीक था, सिंबॉलिकली आप ये करें और लिमिटेड जो है आप ये टारगेट कर लें इस तरह के दूसरे ममालिक के अंदर जहाँ पर अमरीकी तनसीबात मौजूद हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जिस अब फेज़ में दाखिल हो चुकी है जंग, क्या अब उसी तरह से ईरान की स्ट्रेटजी वो चल सकती है कि जिस तरह से जंग को पहले फैलाया गया था? क्योंकि हमने देखा कि जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में हमले किए गए और कहा गया कि यहाँ पर अमरीकी तनसीबात हैं, बाद में वो ममालिक आगे बढ़े और उन्होंने मुज़ाकरात के अंदर, अमन के अंदर, दोनों ममालिक के अंदर जो बातचीत थी, निगोसिएशंस थी, उसमें अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो क्या अब ये सारी चीज़ें ईरान याद रखेगा, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यही मेरी फिक्र है और एप्रीहेंशन है कि ईरान जो है वो उसका ख्याल रखता हुआ दिखाई नहीं देता। गल्फ के कंट्रीज जो है उन्होंने वहाँ पे वो बेसिस बनाई ही इसलिए थी कि उनको ईरान से खतरा था या नफरत थी या जो भी थी। तो मोहब्बत का रिश्ता तो कभी भी नहीं था और मोहब्बत का रिश्ता निभाने के लिए जो पहला हाथ है वो भी वही बढ़ा रहे हैं कि हमारे साथ फंक्शनल रिलेशन बनाइए, हम आपका प्रॉब्लम समझते हैं, आप पर नाजायज हमले हो रहे हैं। लेकिन वो पूरे का पूरा उनका सेटअप जो है वो शीशे के महल के इल्यूजन पे तो कायम है कि ये सेफ हैं, यहाँ पे आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, यहाँ आप सेफ हैं। वो तो सारा मलियामेट हो गया। जो इम्प्रेशन था जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर उनकी इकोनॉमी चल रही थी वो तो धड़ाम से गिर गया कि उनके पास तो अगर पीने का पानी, डिसैलिनेशन प्लांट आप उनका उड़ा दें, वो लोग तो प्यासे रह जाएंगे, कुछ उगा नहीं सकते हैं। एक रास्ता चौक करें तो उनके पास तो फूड सप्लाई नहीं जाएगी। तो आपने उनका पूरे का पूरा फसाद, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी खड़ी की हुई थी और एक जिंदगी बनाई हुई थी, वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। अब बिजनेसमैन तो इस बात पे अब दोबारा भरोसा नहीं करेगा कि, और उसमें तो जमाने लग जाएंगे।
अब होगा ये कि इधर से हूती जो हैं वो बाबल मंदेब बंद करेंगे, अमेरिका इंडोनेशिया को प्रेशर कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद कर दो, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो 2 साइड से ब्लॉकेड है। ईरान ने अपनी तरफ से ब्लॉकेड किया हुआ है और अमेरिका जो है ब्लॉकेड पे उसने ब्लॉकेड किया हुआ है। तो अब मसला ये है कि रास्ता खुला कौन सा होगा और इस दुनिया की इकोनॉमी का बनेगा क्या, और शायद इन सबको मुज़ाकरात की मेज से लाने के लिए भी फिर इकोनॉमी ही है, क्योंकि ट्रम्प का तो एक ही स्विच है ऑन ऑफ का, वो है इकोनॉमी। तो अब उसको देखते हैं कि वो कितनी देर बर्दाश्त करते हैं, और या फिर हम तो ये है कि डूबेंगे तो हम पता नहीं तुमको भी ले डूबेंगे सनम। तो अब सनम किसको ले लेके डूबता है ये नहीं पता, लेकिन ये कि गुजारिश तो ट्रम्प सनम से है कि प्लीज आप खुद भी मत डूबिए और बाकियों को भी मत डुबोइए। वाकई बिल्कुल बिल्कुल शाहिदा साहिबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये हालात हमने पहले भी देखे। अभी तो बस थोड़ा सा वो कहते हैं ना वार्म अप मैच शायद था, और असर हमें देखने को मिल रहा था कि महंगाई होगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन अब अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो मईशत ही एक चीज़ है जो इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकती है। अच्छा, ऐसे में चीन क्या किरदार अदा कर सकता है? चीन की तरफ भी सब नज़रें हैं, और चीन अमेरिका को मशरिक़ वस्ता का अमन ख़राब करने का जो कहता है कि ये इसके सरी आता है ये सहरा। चीन इस जंग में चीन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, लेकिन जाहिर है हमारे पास खबरें पहुंच जाती हैं तो चाइना और रशिया की बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट है, सर्वेलेंस की और रिकॉनेसेंस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सैटेलाइट सिस्टम सारा चाइना का इस्तेमाल हो रहा है, और चाइना को पता है ये जंग भी मेरे से है, ये ईरान से नहीं है। ईरान रास्ते में पड़ता है तो ईरान से गुजर कर मुझ तक आना है, आप यूँ समझ लें, तो वो कोलैटरल है, ये जंग मेरी है। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर कंट्रोल जो ट्रंप ने पिछले दिनों कहा है कि मैं 20% इस पे टॉल लूंगा, आप कहाँ से लेंगे? आपका क्या क्या क्लेम है उसके ऊपर कि आप वहाँ आ जाएंगे और रास्ते बंद कर लेंगे? तो चाइना को पता है कि ये जंग मेरे से है, लेकिन चाइना सामने नहीं आता, और यकीनन वो ईरान की मदद तो बहरहाल कर रहा है। और चाइना की इकोनॉमी जो है उसको उन्होंने जितने दिन सोचा होगा कि हम बर्दाश्त करेंगे, मुझे लगता है ये चीज़ उससे ज़्यादा स्ट्रेच कर रही है, और यही जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसका प्ले है, यही उनका गेम प्लान है। क्योंकि उन्होंने देखा कि चाइना ने बहुत ज़्यादा अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको इस तरह से मैनेज किया हुआ था कि सामान बहुत ज़्यादा निकाल दिया था, स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए उनके पास स्टोरेज अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। तो अब उनको उन्होंने मैनेज की हुई थी ये जंग कि ये इतने टाइम तक अमेरिका सह पाएगा, इतना अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, इतनी देर अमेरिका ब्लॉकेड और यूरोप बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब ट्रंप जो है, अब ये है कि कौन पहले ब्लिंक करता है। अब ट्रंप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं कि चाइना हर्ट हो, और चाइना कितना हर्ट होता है, कहाँ होता है, तो इस गेम में जो कीड़े मकोड़े हैं वो मारे जाएंगे और बहुत बुरे तरीके से मारे जाएंगे दो हाथियों की जंग में। तो शाज़िया साहिबा, बिल्कुल अभी तक हम देख रहे हैं कि चीन जो है उनकी जिस तरह से पॉलिसी है, मईशत पे उनका फोकस है, जंगों की तरफ वो जाते नहीं है, ना इस तरह के मामलात के अंदर, तनाज़ात के अंदर वो उलझते हैं। आप पसे पर्दा जो भी मदद है वो दोस्तों को फराहम ज़रूर करते हैं, और ईरान का तो सारा तेल जो है वो ज़्यादातर चाइना जाता है। तो चाइना इतनी देर अगर उसको इस नहज तक लेकर जाया जाएगा तो कभी तो उसका आप कह सकते हैं ना कि सब्र का दामन जो है वो हाथ से छूट भी सकता है। तो आपको लगता है कि चाइना भी कल को इस जंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है? क्योंकि उसकी मईशत जो है जब वो मुतासिर हो रही होगी तो फिर चाइना को कुछ ना कुछ तो करना होगा। चाइना के बहुत डिफरेंट तरीके हैं और वो शायद मीडिया पे नहीं आते। जैसे ही ब्लॉकेट स्टार्ट हुआ है उन्होंने टंगस्टन और जो हीलियम है उसकी सप्लाई अमेरिका को जो है वो बंद कर दी है, और वो इनकी दुखती रग पे हाथ रखते हैं कि आपको जो चीज़ इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, वो हमारे पास वाफर है, हमारे रास्तों से जाती है, पूरे सप्लाई चेन पे हमारा जो है वो हमारी मोनोपोली है। तो वो चाइना इस तरीके से कर रहा है अब इस बात को, और ये आगे भी करता रहेगा। अगर इससे चीज आगे चलेगी तो चाइना जो है और चीजों की ब्लॉकेट भी रोक लेगा, जो कि खास तौर पे इनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं वो, और जो इनके एग्रीकल्चर के अंदर जो बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम की, यूरिया खास तौर पे, ये जो है इनके प्लांट्स भी इनके पास हैं और ये सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया को, ये इसको भी रोक लेंगे। ट्रंप ने अल्टीमेटली आना है, ट्रंप ने वो जो अमेरिका में कहते हैं कि उन्हें टाको करना है, अब वो टाको किस दिन करते हैं और वो कितने मजबूर हैं, क्योंकि ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि उनकी जान को बहरहाल खतरा है। मुस्तफा खामनाई से है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उनको वहाँ पे अपने ही लोगों से बहुत खतरा है और वो पैरानॉइड भी हैं। उनकी इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने डेल्टा सिक्योरिटी इसलिए कर दी है अपनी, तो साथ की पेनिट्रेशन है
और ट्रंप के ऊपर 2 हमले ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरे हमले की जो है वो सही। बाकायदा उसकी हमारे पास जो है वो इसके खदशात हैं। सही, ट्रंप वाकई पैरानॉइड डोनाल्ड भी ट्रंप है। पर प्रेशर भी है और जिस तरह से आप बता भी रही हैं भी मंडला रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाज़ा साहिबा आपके वक्त का।